रणविजय का अंतिम संस्कार करने के बाद सब बैठे थे। मेहमान सब जा चुके थे। पंडित जी बोले कि जहाँ तक मैंने रणविजय को उसके देह संस्कार के आखिरी समय में देखा था, मुझे लगता है कि किसी ने उस पर काला जादू किया था। और मुझे यह भी लगता है कि रणविजय की बलि दी गई थी। मैं बोला कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। पंडित जी बोले कि छोटे ठाकुर, आपकी विश्वास करने या न करने से क्या होता है? क्या आपने रणविजय को नहीं देखा था? उसके सारे शरीर पर सिंदूर, हल्दी और काजल लगा हुआ था। और तो और रणविजय के गले को काटा गया था। मैं बोला कि लेकिन ये सब किसने किया है और क्यों? उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? पंडित जी बोले, गांव से कोई ना कोई गायब होता ही रहता है और मुझे लगता है कि जंगल के रास्ते से जो इंसान गायब हो रहे हैं वो काम जानवरों का नहीं, किसी काला जादू करने वाले इंसान का है। और क्या पता कि कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। मैं बोला कि पंडित जी, आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं? कोई भूत प्रेत नहीं। मुझे तो ये काम किसी अंधविश्वासी का लगता है। पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही है। जल्द ही रणविजय को मारने वाला पकड़ा जाएगा। जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। पंडित जी बोले कि सूरज कहाँ है? अब उसकी तबीयत कैसी है? विजय भैया बोले कि अभी भी सूरज को बुखार है। पंडित जी बोले कि ठीक, मुझे तुम सूरज के कमरे में ले चलो। हम सब लोग भी पंडित जी को लेकर सूरज के कमरे में चले आए। पंडित जी ने देखा कि छोटी बहू सूरज के पास बैठी थी और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़कर पूरे कमरे में गंगा जल छिड़क दिया और फिर सूरज के हाथ पर भी एक धागा बांध दिया और बोले कि ध्यान रहे, इसके हाथ से ये धागा खुलने न पाए। धागे को देखकर मुझे भी पारो की याद आ गई। यहाँ आने के बाद तो मैं उसे भूल ही गया था। इतना सब हो गया कि पारो को तो जैसे मैं भूल ही बैठा हूँ। अब ऐसे में पारो से मिलने कैसे जाऊँ? उससे मिले भी 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में ही सूरज को होश आ गया और वो बोला कि भैया को वो लेकर गया। सब सूरज से पूछने लगे कि कौन लेकर गया। मैं बोला कि बेटा, भैया को कौन लेकर गया था? सूरज बोला कि भैया को वो ले आया, भैया वहाँ पर है। बड़ी भाभी सूरज की बातें सुनकर रोने लगी। माँ बोली कि देखो, पंडित जी ने सूरज के हाथ पर धागा बांधा तो सूरज की हालत में सुधार होने लगा है। मैं बोला कि माँ, डॉक्टर ने दवाई दी है और सूरज दवाइयों से ठीक हो रहा है। माँ बोली कि अगर दवाइयों से ठीक हुआ होता तो कब का हो जाता। मैं बोला कि आप जो भी बोलो, लेकिन मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। बड़ी भाभी बोली कि देवर जी, आपके यकीन करने ना करने से मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा। मैं बोला कि मैं मानता हूँ भाभी कि रणविजय वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके कातिल को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए ना। उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? मैं जा रहा हूँ माँ, इंस्पेक्टर से मिलने। रणविजय के कातिल को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला मैं। इतने में ही एक नौकर आकर बोला कि ठाकुर साहब, नीचे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आप सबको बुला रहे हैं। हम सब नीचे आ गए। पिताजी बोले कि आइए इंस्पेक्टर साहब बैठिए। इंस्पेक्टर साहब बैठते हुए बोले कि ये आपने ठीक नहीं किया ठाकुर साहब। पिताजी बोले कि क्या ठीक नहीं किया हमने? इंस्पेक्टर बोला कि आपने अपने पोते रणविजय का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया। कम से कम हमें कुछ छानबीन तो करने देते ताकि हमें थोड़ी बहुत मदद मिल जाती।
कातिल को ढूंढने में आपने जल्दबाजी कर दी। मैं बोला कि आप ठीक बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, लेकिन उस वक्त किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। मैं भी इतनी बड़ी बात भूल गया, लेकिन क्या ही कर सकते थे। बड़े भैया भाभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अपना इकलौता बेटा खोया है उन्होंने। आप बाकी की छानबीन कर लीजिए, जो मदद हो सकेगी मैं करूँगा। और सिर्फ रणविजय ही नहीं, गांव के काफ़ी इंसान गायब हो चुके हैं। उनके तो शरीर तक नहीं मिले हैं। इंस्पेक्टर बोले कि आप बोल रहे हैं कि काफ़ी इंसान गायब हुए हैं और शरीर तक नहीं मिले हैं। रणविजय भी गायब हुआ, लेकिन हवेली में से ही, और उसका शरीर भी हवेली के पीछे मिला है। मुझे लगता है कि जिसने भी बच्चे को मारा है जरूर उसकी दुश्मनी है आपके परिवार से। पिताजी बोले कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना इस गांव में ना किसी और गांव से। इंस्पेक्टर बोले कि लेकिन मुझे इस केस में यही लग रहा है ठाकुर साहब, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रणविजय भी बाकी गांव वालों की तरह ऐसे नहीं मिलता। मैं बोला कि हो सकता है जैसे आप बोल रहे हैं, क्या पता कोई दोस्त के रूप में दुश्मन हो। इंस्पेक्टर बोले कि मैं सूरज से मिलना चाहता हूँ। आप सब बता रहे हैं कि जब रणविजय गायब हुआ तो सूरज भी उसके साथ था। क्या पता सूरज ने देखा हो उसे, जिसने रणविजय को उठाया था। पिताजी बोले कि सूरज की तबीयत ठीक नहीं है, और क्या पता कि आपकी बातें सुनकर बच्चा और डर जाए। इंस्पेक्टर बोले कि देखिए ठाकुर साहब, मुझे सूरज से बात करनी ही होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सूरज ने उसे देखा होगा। अगर बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। सूरज की तबीयत थोड़ी ठीक होने दीजिए, मैं फिर उससे मिलने आऊँगा। जब तक आप सब सूरज से बातचीत कीजिए और उससे पूछने की कोशिश करिए। मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। और इंस्पेक्टर साहब वहाँ से चले गए। इंस्पेक्टर के जाते ही मैं अपने कमरे में चला आया और बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा। सोचने लगा कि पारो कहाँ होगी, कैसी होगी। मैं उससे मिलने जाऊँगा, पता नहीं वहाँ होगी भी या नहीं। इतने में ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं बोला कि कौन है। माँ बोली कि मैं हूँ। मैंने सिगरेट फेंक दी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। माँ अंदर आ गई और बोली कि बैठ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। मैं बोला कि हाँ बोलो ना माँ, क्या बात करनी है। माँ बोली कि मैं चाहती हूँ कि तू रणविजय की 13वीं के बाद शादी कर ले। मैं बोला कि ये आप क्या बोल रही हो माँ, ऐसे वक्त में शादी करना तो दूर की बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। माँ बोली कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बोला कि क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बोलो ना माँ, क्या बोलना चाहती हो। माँ बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि तेरी शादी की खुशी में सब रणविजय के दुख को थोड़ा भूल जाएं। मैं बोला कि माँ, मैं यहाँ आया ही इसलिए था कि पिताजी की शर्त और आपकी कसम मैं पूरी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पारो से मिलने आया था, उससे मिले भी 3 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन यहाँ इतना कुछ हो गया, मैं पारो से मिलने भी नहीं जा सका। पता नहीं पारो कहाँ होगी, कैसी होगी। माँ बोली कि तू जाकर उसे ढूंढ और उससे मिल ले, फिर रणविजय की 13वीं के बाद मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ तुम दोनों की शादी के लिए। मैं बोला कि ऐसे मैं पारो से मिलने कैसे जाऊँ। माँ बोली कि तू किसी को कुछ मत बोल और चुपचाप जाकर पारो को ढूंढ। मैं बोला कि ठीक है माँ, मैं उसे ढूंढने जाऊँगा। माँ बोली कि ठीक है, और फिर वो नीचे चली गई। मैंने सोचा कि अभी जाना ठीक नहीं है, मुझे रात में जाना चाहिए। मैं उससे मिलने
रात में जाऊंगा। और फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात हुई, मैं सबके सोने के बाद हवेली के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल आया और पारो से मिलने जंगल की तरफ चल दिया। मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पारो रहती थी। मैं पारो की झोपड़ी के पास पहुंचा, लेकिन पारो नहीं थी। मुझे लगा कि पारो कहीं गई होगी, लेकिन मुझे इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई थी, लेकिन पारो नहीं आई। मैं उठकर झोपड़ी के अंदर गया तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से यहाँ कोई आया ही ना हो। सब कुछ बिखरा पड़ा था। मैं वहीं बैठ गया और रोने लगा कि उस वक्त मुझे पारो से मिले बिना नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ होगी पारो, कैसी होगी। कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया था कि पारो यहाँ रहती है और फिर उसी ने पारो के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, या जैसे गांव के बाकी इंसान गायब हुए हैं वैसे ही पारो भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा था कि मुझे पारो को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं उठा और पारो को हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन मुझे पारो कहीं नहीं मिली। मैं थक हार कर घर वापस आ गया और अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटे लेटे पारो को याद करके रोता रहा और फिर पता नहीं मुझे रोते रोते कब नींद आ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। तब मेरी आँख खुली। मैं बोला कि कौन है, तो माँ बोली कि मैं हूँ। मैं उठा और दरवाज़ा खोला। माँ आकर बेड पर बैठ गई। मैं माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ बोली कि क्या हुआ, कुछ परेशान सा लग रहा है। मैं बोला कि माँ, मैं रात में पारो से मिलने गया था। माँ बोली कि अच्छा, फिर मान गई क्या वो? मैं बोला नहीं। फिर माँ बोली कि क्यों, तूने उसे बताया नहीं क्या कि तू क्यों गया था? मैं बोला कि वहाँ कोई भी नहीं था माँ। माँ बोली कि क्या मतलब कोई भी नहीं था? मैं बोला कि जब मैं वहाँ गया तो पारो वहाँ नहीं थी, और जब मैं अंदर उसकी झोपड़ी में गया तो मैंने देखा कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से वहाँ कोई रहता ही ना हो। माँ बोली कि क्या पता वो कहीं और रहने लगी हो, और जो गांव से इंसान गायब हो रहे हों वैसे ही पारो भी। मैं बोला कि नहीं माँ, ऐसे मत बोलो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इन 3 सालों में कैसे उसके बिना रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। माँ बोली कि तू परेशान मत हो, शायद वो जंगल को छोड़ गांव में रहने लगी हो। मैं बोला कि बस ऐसा ही हो माँ, वरना मैं मर जाऊंगा उसके बिना। माँ बोली नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, सब ठीक ही होगा, तू चिंता मत कर। इतने में ही एक नौकर आकर बोला कि छोटे मालिक, नीचे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं बोला कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और फिर माँ और मैं नीचे आ गए। मैं बोला कि इंस्पेक्टर, कुछ पता चला क्या कातिल का? इंस्पेक्टर बोले कि नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला है। हर तरफ छानबीन चल रही है, यहाँ तक कि जंगल में जाकर ढूंढ रहे हैं, और सूरज ने भी कातिल को देखा है। इसीलिए मुझे लगता है कि उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने कुछ हवलदारों को हवेली के चारों तरफ पहरा देने के लिए बोल दिया है। आप सब भी बच्चे को अकेला न छोड़े। वैसे अब सूरज की तबीयत कैसी है? संजय भैया बोले कि पहले से ठीक है। इंस्पेक्टर बोले कि क्या मैं सूरज से बात कर सकता हूँ?
आप सब चिंता मत करिए, मैं बच्चे पर ज़्यादा दबाव नहीं डालूँगा। पिताजी बोले कि ठीक है, आप सूरज से बात कर लीजिए। छोटी भाभी सूरज को ले आई और इंस्पेक्टर उससे बात करने लगे। इंस्पेक्टर सूरज से पूछने लगे कि बेटा, आपने रणविजय भैया को किसी को ले जाते हुए देखा था क्या? सूरज कुछ नहीं बोला। आखिर सिर्फ 3 साल का बच्चा क्या ही कुछ बताएगा। तो इंस्पेक्टर बोले कि कोई बात नहीं, बच्चा है, अगर कुछ बताता है तो आप सब सूरज से बात करते रहो और इसे अकेले न छोड़ें। छानबीन जारी है, कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको खबर कर दूंगा। मैं अभी चलता हूँ। मैं भी पारो को ढूंढने के लिए गांव में चला गया। हर जगह मैंने पारो को ढूंढा, गांव वालों तक पारो के बारे में पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पारो को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी। मैं घर वापस आ गया और सोचने लगा कि मुझे फिर से जंगल में जाकर पारो को ढूंढना चाहिए। लेकिन हवेली के चारों तरफ तो इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को पहरे पर लगा दिया था और जंगल वाले रास्ते पर भी मैं पारो को ढूंढने हवेली से बाहर कैसे निकलूँगा और जंगल में कैसे जाऊँगा। मुझे कल दिन में जाना चाहिए। और मैं वापस बेड पर लेट गया और पारो को याद करते करते सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं नहाने चला गया और फिर तैयार होकर नीचे आ गया। सब नाश्ता कर रहे थे। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन माँ के बोलने पर मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ही मैं बाहर निकल आया और सिगरेट पीते पीते जंगल की तरफ आ गया और फिर जहाँ पारो रहती थी वहाँ आ गया। मैं झोपड़ी के अंदर गया। रात में तो ठीक से नहीं देख पाया था, अंधेरा होने की वजह से। दिन में साफ साफ देख पा रहा था। मैं झोपड़ी में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। पूरी झोपड़ी में जाले लग चुके थे। मैं जाले हटा हटा कर देखने लगा। एक जगह पर मुझे खून के धब्बे दिखाई दिए। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं पारो के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। मैं वापस बाहर आ गया और पारो को जंगल में ढूंढने लगा। नदी के पास जाकर भी उसको ढूंढा, लेकिन पारो का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं वापस जंगल से बाहर आ गया गांव में, फिर से पारो के बारे में पता लगाने, लेकिन मुझे पारो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और मैं हवेली आ गया और फिर अपने कमरे में चला गया और फिर ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं पारो के साथ क्या हुआ होगा, वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। माँ मेरे कमरे में आई और बोली कि क्या हुआ। मैं अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि कुछ नहीं माँ। माँ बोली कि नहीं, पक्का कोई बात तो ज़रूर है। अपनी माँ को नहीं बताएगा क्या? मैं बोला कि माँ, मैं पारो को जंगल में फिर से ढूंढने के लिए गया था। फिर माँ बोली कि फिर क्या हुआ? मैं बोला कि मुझे पारो की झोपड़ी में खून के निशान दिखे। माँ बोली कि क्या? मैं बोला कि हाँ माँ, मुझे उसकी झोपड़ी में खून के निशान दिखे। माँ बोली कि कहीं पारो को कुछ? मैं बोला पता नहीं माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उससे मिले बिना नहीं जाना चाहिए था। माँ बोली कि नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं, तेरे पिताजी और मेरी है। मुझे तुझे कसम नहीं देनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैं बोला कि माँ, मैं रणविजय की 13वीं के बाद वापस शहर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकता पारो के बिना। मैं नहीं रह पाऊँगा। माँ बोली कि ठीक है बेटा। और फिर मैं रणविजय की 13वीं तक गांव में ही रुका
और पारो को ढूंढने जंगल जाता रहा, लेकिन मुझे पारो नहीं मिली। मैंने भी अब ये उम्मीद छोड़ दी थी कि पारो जिंदा भी है या नहीं। पुलिस को भी रणविजय के कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। रणविजय की 13वीं होते ही मैं अगले दिन शहर के लिए निकल गया। कुछ दिन के लिए बड़े भैया भाभी भी मेरे साथ ही रहने के लिए शहर आ गए थे, क्योंकि रणविजय के बाद से ही भाभी बीमार रहने लगी थी। इसीलिए मैंने भैया से कहा कि कुछ दिनों के लिए भाभी को शहर ले आओ, यहाँ के डॉक्टर को भी दिखा देंगे और जगह बदलेगी तो भाभी की तबीयत में भी सुधार होगा। मेरी बात मानकर माँ पिताजी ने भी कुछ दिनों के लिए भैया भाभी को शहर जाने की इजाज़त दे दी। शहर आकर थोड़े दिन में ही भाभी की तबीयत में सुधार होने लगा, तो भैया भाभी को वापस लेकर गांव में आ गए। मुझे भी माँ पिताजी ने गांव में आने के लिए बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया। पारो के बिना मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। मैं शहर में ही रहकर अपने बिजनेस में बिजी रहने लगा था। मुझे गांव आए भी 1 साल होने वाला था। मुझे माँ पिताजी भी मुझे बुलाते रहे, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था। घर वालों को भी पता था कि मैं जानबूझकर नहीं आ रहा हूँ। एक दिन मुझे ऑफिस में पिताजी ने फ़ोन किया और बोले कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तुम्हें देखना चाहती है। मैं भी पिताजी की बात सुनकर बोला कि मैं थोड़ी देर में ही गांव के लिए निकल रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, माँ ठीक हो जाएंगी। और फिर मैं गांव के लिए निकल गया। घर पहुँचते ही माँ के पास गया। माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बोला कि अब कैसी तबीयत है माँ आपकी? माँ बोली कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जीने वाली हूँ। मैं बोला कि ऐसे मत बोलो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ बोली कि आखिरी समझकर ही मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। मैं बोला कि आपको कुछ नहीं होगा, बोलो आप क्या चाहती हो। माँ बोली कि मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले। मैं बोला कि ये आप क्या बोल रही हो माँ, मैं पारो के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता। माँ बोली कि तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दे। मैंने माँ को साफ मना कर दिया और माँ बोलते बोलते बेहोश हो गई। मैंने नौकरों को आवाज़ दी। एक नौकर आया। मैंने उससे कहा कि जल्दी से जाकर डॉक्टर को लेकर आओ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने के लिए बोल दिया। हम सब बाहर आ गए। डॉक्टर ने माँ का चेकअप करके हम सबको अंदर बुलाया। मैंने पूछा कि अब माँ की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोला कि इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इनकी ऐसी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा दिन जी पाएंगी। मुझे लगता है कि ये ज़रूर किसी बात से परेशान हैं। आप सबको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देनी चाहिए। क्या पता इनकी हालत में सुधार हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ तो इन पर असर कर नहीं रही हैं। और फिर डॉक्टर चला गया। मैं माँ के पास ही बैठ गया। पूरी रात माँ के पास ही बैठा रहा। आधी रात में माँ को होश आया। मैं माँ से बोला कि अब कैसा लग रहा है माँ आपको? माँ कुछ नहीं बोली। मैंने ना चाहते हुए भी माँ को शादी के लिए हाँ बोल दिया। माँ बोली कि तू सच कह रहा है ना? मैं बोला कि हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप जिससे बोलेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। माँ बोली कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तेरी शादी के बाद अब मैं चैन से मर सकूँगी। मैं बोला कि ऐसे मत बोलो माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब सो जाओ आप, मैं यहीं हूँ आपके पास। माँ आंखें बंद करके लेट गई और थोड़ी देर बाद सो गई। सुबह होने तक
मैं माँ के पास ही रहा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। माँ की जिद के सामने मैं हार ही गया और शादी के लिए हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और बोला कि छोटे ठाकुर, आपको मालकिन बुला रही हैं। मैं बोला कि ठीक है चलो। मैं माँ के पास गया और बोला कि क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो ना, कुछ चाहिए क्या आपको? माँ बोली कि आ जा, यहाँ मेरे पास बैठ जा और ये देख। मैं बोला कि क्या देखूँ? माँ बोली कि ये लड़की की फ़ोटो, इसका नाम गायत्री है, पास के गांव के ठाकुर की बेटी। मैं और तेरे पिताजी ने इसे तेरे लिए पसंद किया है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। और लड़की पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी बहुत है। तुझे कैसी लगी? मैं बोला कि जो आपको पसंद है वही ठीक है। माँ बोली कि गायत्री के पिताजी को भी तुम बहुत पसंद हो। जिस दिन तू गांव आया था तेरे जन्मदिन पर, ये भी आए थे उस दिन, और तभी गायत्री के पिताजी को तू पसंद आ गया था। लेकिन तुझे कोई और लड़की पसंद थी तो हमने आगे बात नहीं बढ़ाई, लेकिन अब हमने उनको हाँ बोल दिया है। मैं बोला कि जब आपने हाँ बोल ही दिया है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। माँ बोली कि ठीक है, मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ और तुम दोनों का रिश्ता पक्का करवाती हूँ। 2 दिन बाद ही हम सब गायत्री के घर गए और हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। मैं जब से आया था मैंने गायत्री की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। पिताजी गायत्री के पिताजी से बोले कि हम चाहते हैं कि शादी इसी महीने में हो जाए, क्योंकि गौरव की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द गौरव की शादी हो जाए। गायत्री के पिताजी भी मान गए और फिर माँ की तबीयत की वजह से हम दोनों की शादी 1 महीने में ही तय कर दी गई। पंडित जी ने भी तारीख और मुहूर्त निकाल दिया। मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे माँ की वजह से शादी करनी पड़ी। हम दोनों की शादी का दिन था, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। माँ मेरे कमरे में आई और बोली कि मैं जानती हूँ कि तू इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन पारो अब इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू जिंदगी भर अकेला रहे। और मुझे गायत्री पर पूरा यकीन है, देखना वो तुझे बहुत ज़्यादा खुश रखेगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। मैं बोला कि होगी अच्छी लड़की, लेकिन मैं गायत्री से प्यार नहीं करता, मैं पारो से प्यार करता हूँ और मैंने सिर्फ शादी के लिए हाँ बोला है। ये नहीं बोला है कि मैं पारो की जगह गायत्री को दूंगा। माँ बोली कि अगर जानवर भी ज़्यादा समय तक पास रहे ना तो उससे भी प्यार हो जाता है। गायत्री तो फिर भी इंसान है और मुझे उस पर पूरा यकीन है, एक ना एक दिन वो तुझे अपना बना ही लेगी। चल अब नीचे चल, बारात निकलने का वक्त हो गया है। मैं माँ के साथ नीचे आ गया। थोड़ी देर में ही बारात निकल गई। जैसे ही जंगल के रास्ते से गाड़ी निकली, मुझे घूंघट में एक लड़की दिखाई दी। मैं ड्राइवर से बोला कि गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी तो पिताजी और पंडित जी बोले कि क्या हुआ। मैं गाड़ी से उतरने लगा तो पिताजी और पंडित जी भी उतर गए। मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पिताजी बोले कि क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? मैं बोला कि कुछ नहीं। पंडित जी बोले कि चलो छोटे ठाकुर, देर हो रही है, गाड़ी में बैठिए, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। और फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। मुझे लगा कि शायद पारो थी, लेकिन अगर पारो थी तो एकदम से कहाँ गायब हो गई। पिताजी बोले कि क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। मैं बोला कि जी कुछ नहीं। और फिर बारात गायत्री के घर पहुंच गई।
सारी रस्में होने के बाद फेरे शुरू हो गए। मैंने तब भी गायत्री की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे दिलो दिमाग में तो बस पारो ही चल रही थी। जो शादी के वादे मैंने पारो से किए थे, उन सब को तोड़कर मैं गायत्री से शादी कर रहा था। गायत्री और मेरी शादी हो गई। थोड़ी देर बाद विदाई हुई और हम सब घर के लिए निकल पड़े। आते वक्त फिर से मुझे जंगल वाले रास्ते पर ऐसा लगा कि पेड़ के पीछे कोई है। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। हम घर आ गए। माँ और दोनों भाभियों ने गायत्री का गृह प्रवेश करवाया। अंदर आते ही मैं अपने कमरे में जाने लगा। माँ बोली कि कहाँ जा रहा है। मैं बोला कि माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। माँ बोली कि थोड़ी देर और रुक जा, अभी तुझे गायत्री के साथ और भी रस्में करनी हैं। मैं बोला कि माँ बस करो अब। माँ बोली कि रुक जाना थोड़ी देर, और मेहमान क्या सोचेंगे। मैं माँ की बात सुनकर गायत्री के पास ही बैठ गया। पिताजी ने मेरी शादी की खुशी में पूरे गांव के लिए दावत रखी थी और नाच गाना करने वाली पार्टी भी बुला रखी थी। थोड़ी देर में ही नाच गाना शुरू हो गया। उन्हीं के बीच घूंघट किए एक लड़की भी नाच रही थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा तो माँ ने मुझे रोक लिया कि कहाँ जा रहा है। मैं बोला कि रुको माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद जैसे ही जाने लगा तो मेरे सभी दोस्त मेरे पास आ गए। मैं उन सबको थोड़ी देर में आता हूँ बोलकर वहाँ आ गया जहाँ सब लड़कियाँ नाच रही थी। मैंने जाकर एक लड़की का घूंघट हटा दिया, लेकिन वो लड़की पारो नहीं थी। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा, एक लड़की बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया और उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। मैंने जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपनी तरफ मोड़कर घूंघट हटा दिया। वो पारो थी। मैं बोला कि पारो, तुम यहाँ, तुम जिंदा हो? पारो बोली, हाथ छोड़िए मेरा और मुझे जाने दीजिए, आपने मुझे धोखा दिया है। मैं बोला कि नहीं पारो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, मेरा विश्वास करो। पिताजी ने शर्त रखी थी कि जब तक मैं खुद का कोई बिजनेस खड़ा न कर लूँ तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती और ना ही मैं तुमसे मिल सकता हूँ। माँ ने भी मुझे कसम दे दी थी, इसीलिए मुझे तुमसे बिना मिले जाना पड़ा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुमसे बिना मिले चला गया। मुझे माफ़ कर दो पारो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने गांव में भी सबसे तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी तुम्हें नहीं जानता था। मैं एक दिन फिर से तुम्हें जंगल में ढूंढने गया था और जब तुम्हारी झोपड़ी में जाकर देखा तो वहाँ मुझे खून के निशान दिखाई दिए। मुझे लगा कि ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। मुझे लगा कि शायद तुम नहीं रही, इसीलिए मैं वापस शहर चला गया था। पारो बोली कि और फिर मुझे भुलाकर किसी और से शादी भी कर ली। मैं बोला कि नहीं पारो, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है। शादी मैंने माँ की वजह से की है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मुझे उनकी बात मानकर गायत्री से शादी करनी पड़ी। पारो बोली कि आपने भी और आपके पिताजी और भाइयों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। मैं बोला कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? और क्या मतलब है कि मेरे पिताजी और भाइयों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है? इतने में ही एक नौकर मुझे ढूंढते हुए आवाज़ देता हुआ हमारी तरफ आने लगा। पारो बोली कि मैं जा रही हूँ,
कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मैं बोला कि सबके सोने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। पारो बिना कुछ बोले चली गई और फिर मैं भी अंदर आ गया। मेरे दिमाग में पारो की बात चल रही थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर पारो के साथ हुआ क्या था और उसने ऐसा क्यों बोला कि पिताजी और भाइयों ने उसके साथ धोखा किया है। माँ मेरे पास आई और बोली कि कहाँ चला गया था तू। मैं बोला कि कहीं नहीं, बस बाहर तक गया था। इतने में ही भाभी मेरे पास आकर बोली कि देवर जी कहाँ घूम रहे हो। वहाँ देवरानी जी कमरे में आपका इंतज़ार कर रही है, चलिए हमारे साथ। और फिर दोनों भाभी मुझे मेरे कमरे तक ले गई। मुझे गायत्री से कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस पारो से मिलना चाहता था। ना चाहते हुए भी मुझे कमरे में जाना पड़ा। जैसे ही अंदर गया तो देखा कि गायत्री सजी संवरी हुई बेड पर बैठे हुए मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने गायत्री की तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में जाने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और सोफे पर आकर आँख बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली तो देखा कि गायत्री ऐसे ही सो रही थी। आधी रात हो चुकी थी। मैं जैसे ही उठा तो अंधेरा होने की वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया और मेरा हाथ लगकर फूलदान गिर गया और टूट गया। फूलदान की आवाज़ से गायत्री उठ गई और लाइट जला दी। मैंने उसकी तरफ देखा। गायत्री बहुत ज़्यादा सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। गायत्री बोली कि इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं। मैं बोला कि तुमसे मतलब। गायत्री बोली कि मैं पत्नी हूँ आपकी, मुझे पूरा हक है जानने का। मैं बोला कि लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। ये शादी मैंने सिर्फ माँ की वजह से की है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, समझी तुम। गायत्री बोली कि जब आपको मुझसे कोई मतलब ही नहीं था तो शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। मैं बोला कि चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। और फिर मैं पारो से मिलने के लिए निकल गया। मैं पारो से मिलने के लिए जंगल की तरफ निकल गया, वहीं जहाँ हम दोनों रोज़ मिला करते थे। मैं पारो की झोपड़ी के पास आ गया, लेकिन मुझे पारो कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं वहीं झोपड़ी के बाहर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही पारो वहीं आ गई। मैं बोला कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। पारो बोली कि जो भी बोलना हो जल्दी से बोलो, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। मैं बोला कि क्यों पारो, तुम ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रुक सकती। पारो बोली कि रात ज़्यादा हो गई है इसीलिए। मैं बोला कि अब तुम कहाँ रहती हो। पारो बोली कि उससे आपको क्या मतलब है। मैं बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना बनता भी है। खड़ी क्यों हो, बैठो ना। पारो वहीं पास में पड़े दूसरे पत्थर पर बैठ गई। मैं बोला कि पारो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और ये भी जानने आया हूँ कि मेरे पिताजी और भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया था, क्या गलत किया था, और तुम्हारी झोपड़ी में वो खून के निशान कैसे हैं। पारो बोली कि अब क्या करोगे छोटे ठाकुर आप ये सब जानकर। अब तो आपकी शादी हो चुकी है, आपकी दुल्हन हवेली में आपका इंतज़ार कर रही होगी, आपको जाना चाहिए। मैं बोला कि वो मेरी दुल्हन नहीं है, मैं गायत्री को अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था।
मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने के सारे हक दे चुका हूँ। मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। पारो रोने लगी और बोली कि फिर आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? क्यों किसी और से शादी कर ली? मैं बोला कि नहीं पारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। मैं तो बस तुम्हारे लिए गया था। पिताजी ने बोला था कि अगर मैं खुद का बिजनेस खड़ा करता हूँ, वो भी अपने दम पर, तो पिताजी हम दोनों की शादी करवा देंगे। और उन्होंने बोला था कि जब तक मैं खुद का कोई बिजनेस खड़ा नहीं करता हूँ, तब तक वह हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे और ना ही मैं तुमसे मिल सकता हूँ। इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली और तुमसे बिना मिले शहर चला गया। लेकिन जब मैं 3 साल बाद वापस आया तो बड़े भैया के बेटे रणविजय की किसी ने हत्या कर दी और मैं उसी चक्कर में तुम्हें ढूंढना भूल गया। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने आया था, लेकिन मुझे तुम नहीं मिली। मैंने गांव में भी तुम्हारे बारे में पता किया था, लेकिन गांव वालों ने तुम्हें देखा ही नहीं था, कोई तुम्हें जानता ही नहीं था। उसके बाद मैं फिर से एक दिन तुम्हें ढूंढने यहीं आया था दिन में, और जैसे ही मैं तुम्हारी झोपड़ी में गया, वहाँ मुझे खून के निशान दिखाई दिए। मुझे लगा कि शायद अब तुम नहीं रही, ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। और फिर मैं जब तक गांव में रुका, हर रोज़ तुम्हें ही ढूंढता रहता था। पारो बोली कि गलत तो हुआ है मेरे साथ, और गलत करने वाले कोई और नहीं, आपके पिताजी और भाई थे। जब आप मुझसे मिलने नहीं आए कई दिनों तक, तो मैं हवेली गई थी आपसे मिलने। हवेली जाकर आपके एक नौकर से पता चला कि आप शहर चले गए, तो मैं वापस आ गई। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं फिर से हवेली गई और मैंने एक नौकर से कहा कि मुझे छोटे ठाकुर से मिलना है। वो बोला कि छोटे ठाकुर शहर गए हुए हैं। मैंने पूछा कि कब तक वापस आएंगे, तो वो बोला कि पता नहीं, और तुम्हें छोटे ठाकुर से क्या काम है। इतने में ही आपके बड़े भाई आ गए और बोले कि तुम कौन हो। मैं बोली कि मैं पारो हूँ, छोटे मालिक से मिलना चाहती हूँ। तो वो बोले कि क्या काम है। मैं बोली कि मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। छोटे ठाकुर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। आप छोटे ठाकुर को खबर भेजकर उनको जल्दी से बुलवा दीजिए। आपके भाई बोले कि तुम यहीं रुको, मैं गौरव से फ़ोन पर बात करके आता हूँ। और वो अंदर चले गए। मैं भी थोड़ी देर इंतज़ार करके हवेली के अंदर की तरफ चली गई और दरवाजे पर रुक गई। आपके भाई आपके पिताजी को बता रहे थे कि बाहर कोई पारो नाम की लड़की आई है और बोल रही है कि छोटे ठाकुर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब मैं माँ बनने वाली हूँ छोटे ठाकुर के बच्चे की। पारो इतना बोलकर चुप हो गई। मैं बोला कि आगे क्या हुआ? पारो चुप क्यों हो गई तुम? पारो बोली कि आपके पिताजी ने आपके भाइयों को बोला कि उस लड़की को कुछ पैसे दे दो और बोल दो कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। इस बच्चे को लेकर हम उस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने देंगे, और अगर वो ना माने तो वहीं जंगल में मारकर दफन कर दूँ। फिर आपके पिताजी अपने कमरे की तरफ चले गए और आपके भाई आपस में बातें करने लगे। विजय ठाकुर बोले कि क्या करना है उस लड़की का,
तो अजय ठाकुर बोले कि लड़की देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतने की बस पूछो मत। तो विजय ठाकुर बोले कि तो एक काम करते हैं, अपने गोदाम में रख लेते हैं। पिताजी और गौरव को कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक मज़े करेंगे तब तक करेंगे, उसके बाद मार कर जंगल में ही दफना देंगे। वैसे अभी कहाँ है वो लड़की? तो अजय ठाकुर बोले कि बाहर खड़ी है। तो विजय ठाकुर बोले कि तो अभी उसे अपने गोदाम में ले जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैं उसकी बात सुनकर वहाँ से भाग गई जंगल की तरफ, और फिर आपके भाइयों ने अपने कुछ आदमियों को मेरे पीछे जंगल में भेज दिया। जैसे ही मैं अपनी झोपड़ी में आई, पीछे पीछे आपके भाइयों के गुंडे भी आ गए और वो मुझे पकड़ने लगे। तो मैंने एक के सर पे डंडा मार दिया। झोपड़ी में उसी के खून के निशान हैं। और फिर मैं वहाँ से जंगल में और अंदर की तरफ भाग गई, और फिर मैंने ये जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। मैं बोला कि क्या मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ ये सब हुआ? मुझे पता नहीं था कि पिताजी और मेरे दोनों भाई इतना नीचे गिर जाएंगे। मुझे माफ़ कर दो पारो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी की बातों पर विश्वास करके तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ़ कर। पारो बोली कि नहीं नहीं छोटे ठाकुर, ऐसे मत बोलिए, चलिए मेरे साथ। मैं बोला कि कहाँ? पारो बोली कि बताती हूँ, चलो तो मेरे साथ। मैं खड़ा होकर पारो के साथ चलने लगा। पारो मुझे जंगल में अंदर की तरफ ले गई। थोड़ी दूर जाने पर एक झोपड़ी थी। पारो बोली कि अब हम दोनों यहाँ रहते हैं। मैं बोला कि दोनों? और कौन रहता है तुम्हारे साथ? पारो बोली कि चलिए खुद ही देख लीजिए और कौन रहता है मेरे साथ। वहीं झोपड़ी में एक छोटा सा 4 साल का बच्चा सो रहा था। मैं बोला कि बच्चा? ये बच्चा किसका है? पारो बोली कि ये आपका बेटा है। मैं बोला कि क्या मेरा बेटा? पारो बोली कि हाँ, आपका बेटा। मैंने उसका चेहरा देखा तो वो दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। पारो बोली कि क्या हुआ? मैं बोला कि कुछ नहीं। फिर पारो बोली कि अपने बेटे से मिलकर खुशी नहीं हुई क्या छोटे ठाकुर? मैं बोला कि नहीं पारो, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा है और मैं बाप बन चुका हूँ। पारो हंसने लगी और बोली कि यकीन कर लीजिए छोटे ठाकुर, ये आपका ही बेटा है। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये मेरा बेटा है। शायद इसीलिए कि मैं इसके जन्म के वक्त यहाँ नहीं था, और अब एकदम से मुझे पता चला है कि मेरा 4 साल का बेटा है। इसीलिए मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बच्चा सो रहा था। मैंने पारो को अपने सीने से लगा लिया। पारो बोली कि आपकी पत्नी हवेली में आपका इंतज़ार कर रही है छोटे ठाकुर। मैं बोला कि मेरी कुछ नहीं लगती। मेरी पत्नी मेरे सामने है, मेरी बाहों में है। पारो बोली कि सच? मैं बोला कि हाँ। पारो ने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं बोला कि बहुत जल्द मैं गायत्री को तलाक दे दूँगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। पारो बोली कि और ये सब आपके पिताजी करने देंगे? मैं बोला कि मैं अभी उनसे कुछ नहीं कहूँगा, पहले मुझे शहर जाना होगा और वकील से बात करनी होगी, और वैसे भी मैं गायत्री को बोल चुका हूँ
कि बहुत जल्द ही मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। पारो बोली कि क्या वो मान जाएगी आपकी बात? मैं बोला कि उसे माननी ही पड़ेगी मेरी बात। मैंने सोच लिया है कि पहले मैं शहर जाऊंगा, उसके बाद वकील से बात करूंगा, तलाक के कागज बनवाऊंगा और फिर गायत्री से उन पर दस्तखत करवा लूंगा और फिर तुम और मैं शादी कर लेंगे। पारो बोली कि मुझे नहीं लगता कि वो आपको तलाक देगी और आपके माँ पिताजी उसे ऐसा करने देंगे। मैं बोला कि अगर उसने तलाक देने से मना किया तो मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा और फिर हम दोनों वहीं रहेंगे। मैं गांव वापस कभी नहीं आऊंगा। पारो बोली कि नहीं, मुझे आपकी दुल्हन बनकर यही रहना है, इसी गांव में और उस हवेली में। मैं बोला कि चिंता मत करो पारो, कुछ दिन के बाद घर वाले भी मान जाएंगे और फिर आ जाएंगे हम गांव में। लेकिन जब तक नहीं मानते तब तक तो हमें शहर में ही रहना होगा। पारो बोली हम शादी कब करेंगे? मैं बोला कि जल्द ही, बस मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाए। जब तक मैं ना बोलूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जैसे अभी तक छुप कर रहती आई हो वैसे ही रहोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी और भाइयों को तुम्हारे बारे में पता चले और तुम मेरे शहर जाने के बाद परेशान मत होना। मैं जब तक वापस न आ जाऊं तब तक तुम भूल कर भी हवेली में नहीं जाओगी। पारो बोली कि ठीक है छोटे ठाकुर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और फिर पारो मेरे सीने से लग गई। मैंने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में ही हम दोनों एक दूसरे को चूमते हुए एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर बाद हम दोनों थककर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह होते ही मेरी आँख खुली तो देखा कि पारो मेरे सीने पर सर रखकर सो रही है। मैं उसे देखने लगा। पारो अब भी कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। लगती ही नहीं है कि एक बच्चे की माँ है। मैंने उसके होठों को चूम लिया। पारो की आँख खुली तो वो खुद को चद्दर से ढकते हुए उठकर बैठ गई और बोली कि आप कब उठे? मैं बोला कि थोड़ी देर पहले ही। पारो बोली कि फिर आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं बोला कि मैं तुम्हें देख रहा था, तुम अभी भी कितनी सुंदर लगती हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो। पारो शर्मा गई। मैं बोला कि तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे हमारे बीच ये पहली बार हुआ हो। पारो मेरे सीने से लग गई और फिर से हम दोनों एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर बाद मैं पारो से अलग हो गया और बोला कि अब मुझे जाना चाहिए। सबके उठने से पहले पारो मेरी तरफ देखने लगी। मैं बोला कि चिंता मत करो, जब तक शहर नहीं जाता तब तक रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा। और फिर मैंने अपने कपड़े पहने और हवेली के लिए निकल गया। सुबह होते ही मैं हवेली वापस आ गया और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो गायत्री जाग रही थी। वो कुर्सी पर बैठी थी। मैं जाकर अपने बेड पर लेट गया। गायत्री बोली कि कहाँ गए थे आप? रात के गए हुए आप अब आ रहे हो। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आंखें बंद करके लेट गया। गायत्री थोड़ी देर बाद बाथरूम में चली गई और मैं भी सो गया। गायत्री बाथरूम से बाहर आई
और मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा गायत्री ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। गायत्री बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और फिर वो तैयार होकर नीचे चली गई और मैं सो गया। थोड़ी देर बाद माँ आई और मुझे उठाने लगी और बोली कि उठ जा, कब तक सोता रहेगा। मैं बोला कि क्या काम है आपको। माँ बोली कि आज बहू को उसके घर जाना है पग फेरे की रस्म के लिए। मैं बोला कि तो भेज दो, मुझे क्यों उठा रही हो आप। माँ बोली कि और भी रस्में हैं जो करनी है, इसीलिए जल्दी से उठ जा और नीचे आ जा। मैं उठा और बाथरूम में चला गया। माँ भी नीचे चली गई। मैं बाथरूम से आया और तैयार होने लगा और तैयार होते हुए सोचने लगा कि पारो के जिंदा होने की खबर पता चलने से पहले मुझे शहर जाना होगा और गायत्री और मेरे तलाक के कागज बनवाने होंगे और गायत्री से तलाक लेना होगा। उसके बाद मैं पारो को लेकर हमेशा हमेशा के लिए शहर चला जाऊंगा। लेकिन जब तक मुझे पारो को सबसे छुपा कर रखना होगा। और फिर मैं ये सोचने लगा कि जल्द ही मैं शहर चला जाऊंगा। घर में बोल दूंगा कि मुझे बिजनेस संभालने के लिए शहर जाना होगा। और फिर मैं नीचे चला गया। माँ बोली कि आजा और नाश्ता कर ले। मैं बैठ गया। गायत्री दोनों भाभियों के साथ सबको खाना परोस रही थी। माँ बोली कि गायत्री बहू, गौरव को भी खाना परोस दो। और आज का सारा खाना गायत्री बहू ने बनाया है। तो भाभी बोली कि देवर जी, आप देवरानी जी के लिए कुछ लेकर नहीं आए। मैं बोला कि मतलब। भाभी बोली कि मतलब ये कि आज इनकी पहली रसोई है तो सबको नेक में कुछ ना कुछ तो देना होता है। बिना नेक दिए ऐसे खाना नहीं खा सकते हैं। मैं बोला कि भाभी, मुझे नहीं पता था कि खाना खाने के लिए कुछ देना होता है। वैसे मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ और उस हिसाब से फिर मुझे ये खाना नहीं खाना चाहिए। और मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। माँ बोली कि कोई बात नहीं, सब खाना खाओ, वो तो बचपन से ही ऐसा है। उसका गुस्सा ठंडा होगा तो अपने आप आ जाएगा। पिताजी माँ से बोले कि जाओ और अपने लाडले को मनाओ। वो भी बिना किसी बात के, पता नहीं किसका गुस्सा सब पर उतार कर गया है। माँ बोली कि अब मैं क्यों मनाऊं उसे, अब उसकी शादी हो चुकी है तो फिर मैं नहीं, उसकी पत्नी उसे मनाएगी। जाओ गायत्री बहू, उसके लिए खाना कमरे में ही ले जाओ। गायत्री कुछ नहीं बोली और ना ही किसी को ये बताया कि मैं रात भर घर से बाहर ही था और सुबह घर आया हूँ, कि मैं रात में उसे इस रिश्ते से आज़ाद करने की बात कह रहा था। माँ बोली कि क्या हुआ बेटा, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो। गायत्री बोली जी कुछ नहीं, और खाना लेकर वो कमरे में आ गई और बोली कि खाना भेजा है माँ जी ने, खा लीजिए। मैं बोला कि मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं खाना है खाना। गायत्री बोली कि मुझे नेक में कुछ नहीं चाहिए तो आप खाना खा लीजिए। और फिर वो कुर्सी पर बैठ गई। मैंने खाना खा लिया। गायत्री बोली कि क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है क्या। मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सुंदर हो और सुना है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो। गायत्री बोली कि फिर भी आप मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं बोला कि देखो गायत्री, प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही किया जाता है और जिससे हो जाए ना तो फिर चाहे दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की क्यों न आ जाए, सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गायत्री बोली कि मतलब आप किसी और लड़की से प्यार करते हैं।
मैं बोला कि हाँ। गायत्री बोली कि फिर आपने मुझसे शादी क्यों की, उससे क्यों नहीं की? एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं बोला कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मुझे लगा कि वो मर चुकी है और माँ पिताजी की जिद की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। लेकिन कल ही मुझे पता चला और मैं बोलते बोलते चुप हो गया। गायत्री बोली कि क्या पता चला? मैं बोला कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। गायत्री बोली कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। पत्नी ना सही, एक दोस्त समझकर ही यकीन कर लीजिए। मैं बोला कि जब मैं पढ़ाई पूरी करके शहर आया था तब मेरी मुलाकात पारो से हुई थी और फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और मैं रोज़ उससे मिलने जाने लगा। लेकिन एक दिन इस बात का पता पिताजी को चल गया और उन्होंने मेरे सामने शर्त रख दी। इसीलिए मुझे पारो से बिना मिले शहर जाना पड़ा। वहाँ मुझे खुद का बिजनेस खड़ा करने में 3 साल से भी ज़्यादा समय लगा। लेकिन जब मैं वापस यहाँ गांव में आया तो मुझे पारो नहीं मिली। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन पारो का कुछ पता नहीं चला। मैं वापस शहर चला गया। माँ की तबीयत खराब हो गई और मुझे फिर से गांव वापस आना पड़ा और माँ की तबीयत की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। लेकिन कल ही मुझे पता चला कि और फिर उसके बाद मैं चुप हो गया। गायत्री बोली कि चुप क्यों हो गए आप? मैं बोला कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। गायत्री बोली कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। पत्नी ना सही, एक दोस्त समझकर ही यकीन कर लीजिए। मैं सच में किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। मैं बोला कि जब मैं पढ़ाई पूरी करके गांव आया था तो तब मेरी मुलाकात पारो से हुई थी और फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं रोज़ पारो से मिलने जाने लगा। लेकिन एक दिन पिताजी को पता चल गया और उन्होंने मेरे सामने शर्त रख दी जिसकी वजह से मुझे शहर जाना पड़ा। वहाँ मुझे 3 साल से ज़्यादा समय लगा। जब मैं वापस आया तो मुझे पारो कहीं नहीं मिली। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। मुझे लगा कि पारो मर चुकी है। इसीलिए मैं वापस हमेशा हमेशा के लिए शहर चला गया। लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई और मुझे शहर से गांव आना पड़ा। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और माँ ने मेरी शादी की जिद पकड़ ली थी। इसीलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। लेकिन मुझे कल पारो मिली और मैं उसी से मिलने गया था। पारो से मिलकर पता चला कि पिताजी और मेरे भाइयों ने पारो के साथ बहुत गलत किया है, उसे मारने की कोशिश की है। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और यहाँ हवेली में मुझसे मिलने आई थी। लेकिन मैं यहाँ नहीं था। इसीलिए पिताजी ने मेरे भाइयों से बोला कि उस लड़की को कुछ पैसे दे दो और गांव से जाने के लिए कह दो और न माने तो मार दो। लेकिन मेरे भाइयों ने पारो के साथ गलत करने की सोची, उसकी इज्जत लूटने की सोची। पारो उन सब से बचने के लिए जंगल में बहुत आगे भाग गई। मेरे पिताजी और भाइयों ने सोचा कि पारो को जंगल में ही जंगली जानवरों ने मार दिया होगा, लेकिन पारो बच गई थी। ये सब सुनकर गायत्री बोली कि वो बच्चे को क्या हुआ? मैं बोला कि बच्चा 4 साल का हो गया है और पारो के पास ही है, मेरा बेटा। गायत्री बोली कि फिर अब आगे क्या सोचा है आपने? मैं बोला कि कुछ नहीं,
गायत्री बोली कि जो भी करना होगा जल्दी से करना होगा। आप हमारे तलाक के कागज बनवा लीजिए, मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। और फिर आप अपने प्यार और अपने बच्चे के पास चले जाइए। जब तक हमारा तलाक नहीं होता तब तक हम सबके सामने पति पत्नी बनकर रहेंगे और इस कमरे में सिर्फ दोस्त, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। आज पग फेरे के लिए मुझे घर जाना है। कुछ दिन बाद ही आप शहर के लिए निकल जाइए काम का बहाना बनाकर, और वहाँ जाकर हमारे तलाक के कागज बनवा लीजिए। और जैसे ही हमारा तलाक हो जाए आप पारो और अपने बेटे को लेकर शहर चले जाइएगा। मैं बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि गायत्री मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूं। गायत्री बोली कि किस बात की माफ़ी, जो गलती आपने की ही नहीं उस बात की क्या माफ़ी। मैं बोला कि मुझे समझने के लिए धन्यवाद। गायत्री बोली कि सिर्फ बोलने के लिए दोस्त नहीं बोला है, आपको माना भी है। पारो से शादी करने में आपकी जो भी मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी। मैं बोला कि हमारा तलाक होने के बाद तुम क्या करोगे। गायत्री बोली कि जो पढ़ाई मेरी अधूरी रह गई है उसे पूरी करूँगी और बाद का बाद में देखा जाएगा। मैं बोला कि और तुम्हारे घर वाले। गायत्री बोली कि अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है वो मैंने जिद करके ही की है, घर वाले मेरा साथ नहीं देंगे। मैं बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब तक हमारा तलाक नहीं होता तब तक तुम घर में रहकर पढ़ सकती हो, और फिर मैं बाद में तुम्हारा शहर में कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा और वहीं हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी कर लेना। थोड़ी देर बाद गायत्री पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर चली गई। उसके पिताजी और भाई उसे लेने आए थे। मैं गायत्री के लिए अपनी बुक ढूंढने लगा ताकि गायत्री घर में रहकर पढ़ाई कर सके। और फिर मैं रात में पारो से मिलने चला गया और उसे सब कुछ बता दिया। सुबह मैं हवेली आ गया और आकर अपने कमरे में लेट गया और सो गया। थोड़ी देर बाद माँ आई और बोली कि उठ जा, बहू को लेने नहीं जाना है। मैं उठा और तैयार हो गया। सोचा कि गायत्री को सरप्राइज़ दूंगा ये बुक देकर, और फिर मैं नाश्ता करके गायत्री के घर चला गया उसे लेने। थोड़ी देर बाद हम दोनों वहाँ से घर के लिए निकले। मैं बोला कि कैसी हो तुम, तुम्हारे घर वालों के सामने तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। गायत्री बोली कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मैं बोला कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। गायत्री बोली कि क्या। मैं बोला कि अभी नहीं बताऊंगा, घर जाकर दिखाऊंगा। गायत्री बोली कि ठीक है। हम थोड़ी देर बाद घर आ गए। मैं अपने कमरे में चला गया। गायत्री थोड़ी देर माँ और भाभीयों के पास ही रुकी। थोड़ी देर बाद माँ बोली कि जाओ बेटा, तुम भी जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। गायत्री कमरे में आई। मैं बोला कि कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम अब आ रही हो। गायत्री बोली कि माँ से बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे क्या सरप्राइज़ देने वाले थे आप मुझे। मैं बोला 1 मिनट रुको, और मैं अपनी सारी बुक लेकर आ गया और गायत्री को दे दी। गायत्री बोली कि ये। मैं बोला कि ये मेरी पुरानी किताबें हैं जो मैं शहर से आते वक्त ले आया था। तुम घर में रहकर पढ़ाई कर सकती हो, मैं तुम्हें पढ़ा भी दूंगा। गायत्री बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैं गायत्री को घर में ही पढ़ाने लगा बिना किसी को बताए। रात होते ही मैं पारो से मिलने चला जाता। ये बात सिर्फ मुझे और गायत्री को पता थी कि पारो जिंदा है
और मैं उससे मिलने जाता हूँ और जल्द ही मैं गायत्री को तलाक देने वाला हूँ। गायत्री बोली कि क्या सोचा है आपने, शहर कब जा रहे हैं? मैं बोला कि सोच रहा हूँ 2 दिन बाद ही चला जाऊँ, वरना पिताजी और भाइयों को पारो के जिंदा होने की बात पता चली तो पता नहीं क्या होगा। गायत्री बोली कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं, आपको जल्द से जल्द जाना चाहिए और इस बार आप पारो से मिलकर जाना। मैं बोला कि हाँ, मैं इस बार पारो से मिले बिना नहीं जाऊंगा और तुम भी अपना ध्यान रखना। घर में किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि पारो जिंदा है और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। गायत्री बोली कि आप चिंता मत करिए, घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे आपको वापस आने में कितना वक्त लगेगा? मतलब हमारा तलाक होने में कितना वक्त लगेगा? मैं बोला कि वक्त तो लगेगा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, फिर तुम भी हमारे साथ ही शहर चलना। गायत्री बोली कि मैं आप दोनों के साथ जाकर क्या करूँगी? मैं बोला कि अपनी पढ़ाई पूरी करना, हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो गर्ल्स हॉस्टल में रह लेना। गायत्री बोली कि ठीक है। मैं बोला कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर रात होते ही मैं पारो से मिलने चला गया। पारो बोली कि और कब तक हम दोनों छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हम दोनों शादी कब करेंगे? मैं बोला कि बस कुछ दिन और, फिर गायत्री और मेरा तलाक होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर तुम और मैं दोनों साथ रहेंगे। पारो बोली कि दोनों नहीं, तीनों, भूल गए क्या, हमारा एक बेटा भी है। मैं बोला कि हाँ, तीनों। पारो बोली कि इससे तो आप अभी तक भी नहीं मिले हैं, आप आधी रात में आते हैं मिलने, तब तक ये सो जाता है, फिर इसके उठने से पहले ही आप चले जाते हैं। मैं बोला कि बस कुछ दिन की और बात है, क्या करूं, मैं नहीं चाहता कि अभी सबको पता चल जाए कि तुम जिंदा हो। पिताजी और भाइयों को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो पता नहीं वो क्या करेंगे। इसीलिए जब तक गायत्री और मेरा तलाक नहीं होता, तुम दोनों को छुप कर रहना होगा। ये सब सुनकर पारो बोली कि कब होगा आप दोनों का तलाक? मैं बोला कि 2 दिन बाद मैं शहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आऊँगा और आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। इतने में ही वो बच्चा उठ गया और पारो से बोला कि माँ ये कौन है? पारो बोली कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। वो बच्चा बोला कि क्या सच में? पारो बोली कि हाँ। वो बच्चा मेरे गले लग गया, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। पारो इतनी ज़्यादा सुंदर थी और उस बच्चे की सूरत ना तो मुझसे मिल रही थी और ना ही पारो से। वो एकदम बिल्कुल काला था, उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी और हरे रंग की थी, जैसे भेड़िए की होती है। उसका सिर भी आम बच्चों से थोड़ा बड़ा था। वो बच्चा बोला कि माँ मुझे खेलना है। पारो बोली कि नहीं बेटा, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब सो जाओ। वो बच्चा बोला कि नहीं, मुझे अभी खेलना है। मैं बोला कि नहीं बेटा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह खेलना। वो बच्चा मेरी तरफ गुस्से में देखने लगा और बोला कि नहीं, मुझे अभी खेलना है। पारो बोली कि नहीं नहीं बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते, जाओ तुम खेल लो। और फिर वो बाहर चला गया। मैं पारो से बोला कि कुछ ज़्यादा ही नहीं बिगाड़ दिया है तुमने इसे? देखो कैसे बात कर रहा था मुझसे और कितना जिद्दी भी है। पारो बोली कि यहाँ कोई नहीं आता है, ये अकेले ही खेलता है, इसका जब मन करता है ये बाहर खेलने लगता है छोटे जानवरों के साथ। मैं बोला कि हाँ, वो दिख ही रहा है, मैं 2 दिन बाद शहर चला जाऊंगा,
ये सब सुनकर पारो बोली, तो फिर? मैं बोला कि क्या फिर? मुझे लगा था मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करूँगा, लेकिन तुम्हारा लाडला जाग रहा है। पारो बोली कि फिर क्या हुआ? वैसे भी वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। मैं बोला कि अच्छा जी, और फिर मैंने पारो को अपनी बाहों में भर लिया। पारो और मैं एक दूसरे को प्यार किए जा रहे थे। इतने में ही वो बच्चा अंदर आ गया और मैं एकदम से ही पारो से अलग हो गया। फिर मैंने पारो और खुद को चद्दर से ढक दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बच्चा हम दोनों को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं पारो से बोला कि तुम तो बोल रही थी कि ये इतनी जल्दी नहीं आने वाला, और ये कैसे हंस रहा था? पारो बोली कि बच्चा है, कोई बात नहीं, अब तो ये थक कर सो गया है, आप गुस्सा मत करो। मैं बोला कि मेरा सारा मूड खराब हो गया, मुझे चलना चाहिए अब। पारो बोली कि इतनी जल्दी? मैं बोला कि मैं कल रात को आऊँगा और इसे सुला देना। पारो बोली कि अभी सुबह होने में बहुत टाइम है और मुझे पता है कि आप गुस्सा होकर जा रहे हो। पारो मेरे सीने से लग गए। हम दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं पारो से अलग हुआ तो मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। वो हम दोनों को ही देखे जा रहा था और उसने भयानक तरीके से मेरी तरफ देखा। मुझे फिर से गुस्सा आया। पारो बोली कि क्या हुआ? मैं बोला कि तुम्हारा बेटा हमें बहुत देर से देख रहा था। पारो ने उसकी तरफ देखा तो बोली कि कहाँ देख रहा है, वो तो सो रहा है। मैंने देखा तो वो सो रहा था। मैं उठा और अपने कपड़े पहनकर पारो से बोला कि मैं कल आऊँगा, और फिर मैं वहाँ से आ गया। मैं घर आ गया। गायत्री सो रही थी, लेकिन मेरे आने की वजह से उठ गई और बोली कि आ गए आप? मैं बोला कि हाँ। गायत्री बोली कि कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? मैं बोला कि कुछ नहीं। गायत्री बोली कि ठीक है, आप मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते? तो मैं बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं पहली बार अपने बेटे से मिला। गायत्री बोली पहली बार मतलब? मैं बोला कि हाँ, मैं जब तक पारो से मिलने जाता हूँ तब तक वो सो जाता है, लेकिन इस बार वो उठ गया था। गायत्री बोली कि फिर? ये तो खुशी की बात है कि आप अपने बेटे से मिले, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं बोला कि वो बहुत ज़्यादा अजीब सा है, मेरे दिल में उसे देखकर कुछ महसूस ही नहीं होता है और वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। गायत्री बोली कि अजीब मतलब? मैं बोला कि उसका रंग एकदम से बिल्कुल काला है। गायत्री बोली कि ये आप क्या बोल रहे हैं? भगवान ने दो ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। मैं बोला कि वो बात नहीं है, उसका रंग बिल्कुल काला है। पारो बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो ना तो पारो जैसा है और ना ही मेरे जैसा। उसकी आँखों का रंग हरा है और उसका सर भी आम बच्चों से थोड़ा बड़ा है। और जब मैं पारो से मिलने गया तो वो सो रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठ गया और बाहर जाकर खेलने की जिद करने लगा। मैंने उसे मना किया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगा और फिर बाहर खेलने चला गया। मैं और पारो साथ में थे। वो थोड़ी देर बाद एकदम से अंदर आ गया और हम दोनों को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो मुझे और पारो को ही देख रहा था और मेरी तरफ देखकर बहुत ही भयानक तरीके से देखने लगा। मुझे वो और उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगी।
गायत्री बोली कि मुझे लगता है कि शायद उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, उसके जन्म के वक्त ठीक से देखभाल न करने की वजह से वो ऐसा हो गया हो। उसे हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं बोला कि तुम ठीक कह रही हो। गायत्री बोली कि इससे पहले कि बच्चे की और ज़्यादा हालत ख़राब हो, उससे पहले ही हमें उसका इलाज करवाना चाहिए। मैं बोला कि मैं परसों ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। गायत्री बोली कि ठीक है, और फिर मैं सो गया। थोड़ी देर बाद गायत्री ने मुझे आकर उठाया और बोली कि कब तक सोते रहोगे, उठ जाओ और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं उठा और नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद आकर मैंने अपने कपड़े पहने और कपड़े पहनते वक्त मेरी नज़र शीशे पर पड़ी और मैंने शीशे में उसी बच्चे को देखा। वो मेरे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था शीशे में और मुझे घूर रहा था। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं अपना वहम समझकर नीचे आ गया। पिताजी बोले कि उठ गए। मैं बोला कि जी पिताजी। सब नाश्ता करने लगे। मैं माँ पिताजी से बोला कि मैं कल शहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। माँ बोली कि क्यों इतनी जल्दी, अभी तो तेरी शादी हुई है और शादी हुए दिन ही कितने हुए हैं। मैं बोला कि माँ मेरा जाना ज़रूरी है, काम की वजह से ज़्यादा दिन तक किसी और पर अपना काम नहीं छोड़ सकता मैं। पिताजी बोले कि तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर साथ में बहू को भी लेकर जाओ। मैं बोला कि मैं काम से जा रहा हूँ और मुझे काम की वजह से दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है, तो गायत्री कैसे रहेगी वहाँ। मैं जल्द ही काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। गायत्री बोली कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरा मन ही नहीं लगेगा अकेले। तो पिताजी बोले कि ठीक, तुम अकेले ही चले जाओ, काम ख़त्म करके जल्दी वापस आने की कोशिश करना। मैं बोला कि जी पिताजी ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गया और बैठ गया। गायत्री आई और बोली कि क्या हुआ। मैं बोला कि कुछ नहीं। थैंक यू गायत्री, मेरी मदद करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। गायत्री बोली कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप भी तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं मुझे पढ़ा लिखा कर। उसके बाद रात होते ही मैं पारो से मिलने चला गया। वो बच्चा सो रहा था। पारो बोली कि अभी थोड़ी देर पहले ही सुलाया है इसे। मैं बोला कि अच्छा हुआ सो गया मेरे आने से पहले ही। पारो बोली कि क्यों, आपको इससे मिलकर अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पारो बोली कि फिर क्या बात है। मैं बोला कि कल क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और ये एकदम से अंदर आ गया और फिर कैसे हंस रहा था। पारो बोली कि कोई बात नहीं, बच्चा है, ना समझ है। मैं बोला कि पारो मैं कल शहर जा रहा हूँ। पारो बोली कि फिर कब आओगे। मैं बोला कि जल्द ही वापस आऊँगा। पारो बोली कि ठीक है। मैं बोला कि कहीं ये उठ न जाए। पारो बोली कि क्यों। मैं बोला कि कल की तरह हम दोनों को देखकर कहीं फिर से हंसने ना लग जाए। ये सब सुनकर पारो बोली कि अच्छा जी। मैं बोला कि हाँ जी। फिर उसके बाद मैं पारो से बोला कि पारो मैं तुझे एक बात बोलूँ। पारो बोली कि हाँ बोलिए ना। मैं बोला कि पता नहीं क्यों मेरा दिल ये मानता ही नहीं कि ये मेरा बेटा है। पारो बोली कि ये आप क्या बोल रहे हैं, आपका मतलब है कि ये किसी और का बच्चा है, क्या मैंने आपको धोखा दिया है। पारो गुस्सा हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।